बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2 की जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है, इसका आज आप देखेंगे जी लेक्चर नंबर 28। तो ये टॉपिक हमारे पास है 7.2 प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। याद रखिएगा स्टूडेंट, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आज का ये लेक्चर आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होगा तो स्टूडेंट्स आप इस लेक्चर सीरीज के आगे आने वाले जो लेक्चर हैं उन्हें अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे। यानी आज का जो लेक्चर है वो बुनियादी तौर पे आप यूं समझ लें कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स है और इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर आगे इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो आप लोगों ने तैयार करने हैं। तो स्टूडेंट्स टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। स्टूडेंट अगर देखिए आपके पास दो लाउड स्पीकर्स हैं, दोनों लाउड स्पीकर्स इक्वल डिस्टेंस के ऊपर पड़े हुए वेव्स को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं। तो ये दोनों वेव्स आपस में मिलके क्या करेंगी, एक नई वेव प्रोड्यूस करेंगी और वो वेव जोन सी है वो इन दोनों वेव से एम्पलीट्यूड में ज्यादा होगी। तो स्टूडेंट वेव्स का आपस में मिलना और एक नई वेव्स बना देना आपके पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल्स कहलाता है या वेव्स का सुपरपोजिशन कहलाता है। जैसे यहां देखें, ये एक वेव है जो आपको एक साइड से ट्रेवल करते हुए नजर आ रही है। इस वेव का एम्पलीट्यूड आप देख सकते हैं, ये एम्पलीट्यूड यहां पर इस तरह से रिप्रेजेंट है मीन पोजीशन से क्रस्ट तक। अगर एक और वेव इसी के पीछे ट्रेवल करती हुई आ रही है जो थोड़ी सी एम्पलीट्यूड में इससे ज्यादा है, लेकिन दोनों का फेस क्या है, इक्वल है, दोनों का क्रस्ट से मैच कर रहा है, दोनों वेव्स का क्रस्ट से मैच कर रहा है। तो ये दोनों वेव्स मिलकर एक दूसरे के असर को बढ़ाएंगे। तो आप इसको बोलेंगे कि वेव्स ने आपस में क्या किया है, सुपरपोज किया है, एक दूसरे के साथ मिलके एक का वेव्स का असर आपस में इंक्रीज किया है। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर ये वेव्स आपस में इस तरह से मिले कि एक वेव का क्रस्ट जो सा है वो दूसरी वेव का ट्रफ बन जाए, तो ये दोनों मिलके एक दूसरे के असर को खत्म करेंगे। तो आप बोलेंगे कि इफ अ पार्टिकल ऑफ अ मीडियम इज साइमल्टेनियसली एक्टेड अपॉन, साइमल्टेनियसली का यहां पर मतलब होता है बिल्कुल एक साथ। इस तरह से दो वेव्स एक्ट करें कि इनकी जो रिजल्टेंट वेव हो वो क्या होगी, इन दोनों वेव्स के इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स का अलजेब्रिक सम होगी। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज द अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। ये दो वेव्स आपस में मिल रही हैं, इसका एम्पलीट्यूड अगर मैं कह दूं मेरे पास x1 है, इसका एम्पलीट्यूड मैं कह दूं मेरे पास x2 है, तो दोनों वेव्स मिलकर जो रिजल्टेंट बनाएंगी वो x1 प्लस x2 होगा। अब इसमें आपके पास दो तरह की कंडीशंस आ जाती हैं। एक आ जाती है सेम फेज वेव्स की, कि अगर दो ऐसी वेव्स ट्रेवल करती हुई हैं जिनका फेज डिफरेंस इक्वल है। जैसे यहां पर आपको एक वेव नजर आ रही है, इसका एम्पलीट्यूड ये कुछ इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस वेव का नाम है y1। ये दूसरी वेव एक और ट्रेवल करती आ रही है जिसका एम्पलीट्यूड y2 है। दोनों का फेज इक्वल है, दोनों का पहला पॉइंट क्या बन रहा है, दोनों का पहला पॉइंट अगर आप देखें तो वो ट्रफ बन रहा है। इसका भी दूसरा वाला देखें तो क्या बन रहा है, क्रस्ट बन रहा है। यानी दोनों ने आप यूं कह लें कि टाइम t इज इक्वल टू 0 से ट्रेवल करना शुरू किया, इस वेव ने भी और इस वेव ने भी। तो जब टाइम t इज इक्वल टू 0 पर ये दोनों ट्रेवल करना शुरू करेगी तो दोनों का जो फेज है वो क्या कहलाएगा, एक जैसा कहलाएगा। ये दोनों वेव ट्रेवल करती हुई जब एक दूसरे से मिलेंगी तो इनका नेट जो एम्पलीट्यूड आएगा वो इन दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड के सम के इक्वल आएगा। यानी यहां पर आप इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहां तक ये आपके पास एम्पलीट्यूड क्या कहलाएगा, y1 कहलाएगा, और इससे ऊपर वाला जो एम्पलीट्यूड है वो आपके पास क्या कहलाएगा, y2 कहलाएगा।
और टोटल एम्पलीट्यूड इन दोनों का क्या होगा, आपके पास सम होगा। तो आप स्टूडेंट यहां से डिफाइन करेंगे कि इफ टू वेव्स विच ओवरलैप्स ईच अदर हैव द सेम फेज, ऐसी दो वेव्स जो सेम फेज रखती हैं उनका रिजल्टेंट उनके एम्पलीट्यूड के सम के इक्वल होता है। y1 यहां पर पहली वेव का एम्पलीट्यूड है, y2 यहां पर दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड है और y यहां पर रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कहलाता है। अगर रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड y नोड के इक्वल आ जाए तो फिर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल आएगा, 2y नोड के इक्वल आ जाएगा। ये एक छोटी सी कंडीशनल यहां पर कंडीशन गिवन है जो एमसीक्यूज के लिए आप लोग तैयार करेंगे या आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट अगर स्टूडेंट देखें, दो ऐसी वेव्स आपस में मिले जिनका फेज एक दूसरे से डिफरेंट हो, तो आप देखें एक वेव y1 ट्रेवल करती हुई आ रही है जिसका एम्पलीट्यूड y1 है, एक दूसरी वेव ट्रेवल करती हुई आ रही है जिसका एम्पलीट्यूड y2 है। ये दोनों इस तरह से ट्रेवल कर रही हैं कि t इज इक्वल टू 0 पर एक वेव ने चलना शुरू किया और दूसरी वेव उस वक्त एक सेकंड आगे चल रही थी, वो एक सेकंड पहले जनरेट हो चुकी थी या प्रोड्यूस हो चुकी थी। तो अब देखें इन y1 वेव नंबर 1 का क्रस्ट वेव नंबर 2 के ट्रफ से मैच कर रहा है और इसी तरह इसका क्रस्ट इसके ट्रफ से मैच कर रहा है सेकंड पॉइंट के ऊपर। तो ये दोनों वेव्स आपस में मिलेंगी और इनका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा एम्पलीट्यूड, और ये एक दूसरे के असर को कैंसिल करेंगी और रिजल्ट में आपको कोई वेव नहीं मिलेगी। तो टू वेव्स क्रॉसेस ईच अदर इफ हैव ऑपोजिट फेस देन देयर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी द डिफरेंस ऑफ बोथ द वेव्स, और ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो सा है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0 होता है। ये छोटी सी कंडीशंस डेफिनेशंस हैं जो इस टॉपिक में आपने याद रखनी है। अगर ये दोनों एम्पलीट्यूड्स इक्वल हो तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, 0 आएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने जो कंडीशन आपके साथ यहाँ पर डिस्कशन की है उन दोनों में y1 और y2 आपस में एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो इनका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट यहां पर आपको नजर आया वो 0 नजर आ रहा है। लेट्स सपोज ये केस ऐसा भी हो सकता है कि एक वेव प्रोड्यूस हुई जो एम्पलीट्यूड y1 रखती है, एक दूसरी वेव प्रोड्यूस हो रही है जिसका एम्पलीट्यूड y2 है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट प्रोड्यूस हो रही हैं लेकिन दोनों में y2 एम्पलीट्यूड ग्रेटर है y1 एम्पलीट्यूड से। तो रिजल्टेंट में जो आपको वेव फॉर्म मिलेगी वो 0 नहीं मिलेगी, उसकी कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगी, वो इन दोनों का क्या होगी, वो इन दोनों का डिफरेंस आएगी। ठीक है, तो ये आपके पास रिजल्टेंट वेव y बनेगी जिसकी कुछ थोड़ी सी एम्पलीट्यूड बनेगी क्योंकि वो क्या है, y1 माइनस y2 है, ये y1 है। अगर ये यहां पर इसके बराबर है तो रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट जो सा है वो स्मॉल सा आपको मिलेगा। तो यहां से एक की पॉइंट्स आप याद रखेंगे कि अगर दो वेव्स डिफरेंट फेज के साथ ट्रेवल करती आ रही हैं तो जरूरी नहीं है कि उनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 हो, उनका रिजल्टेंट उन दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड से कम होगा लेकिन कुछ कंडीशंस में ये मौजूद रहेगा, जैसे ये वाला केस मैंने आपके साथ यहां पर डिस्कस किया। स्टूडेंट, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की 3 टाइप्स बनती हैं। एक इंटरफेरेंस जिसमें दो वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी से ट्रेवल करती हुई सेम डायरेक्शन में जाती हैं और एक दूसरे के साथ सुपर इंपोज करके आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट्स देती है। इस फिनोमिना को आप नाम देते हैं इंटरफेरेंस का। जैसे अभी मैंने जो एग्जांपल आपके साथ शेयर की कि अगर आपके पास दो माइक्रोफोन लगे हुए हैं, उनसे आप बोलते हैं तो दो लाउड स्पीकर से निकलने वाला जो वेव है उनका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इक्वल,
और उनका डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन भी क्या होगा, सेम होगा। तो ये दोनों वेव्स मिलके क्या करेंगी, इंटरफेरेंस करेंगी। आप इस फिनोमिना को नाम देंगे इंटरफेरेंस, और ये आपस में क्या करेंगी, एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज करेंगी। इसी तरह एक दूसरा फिनोमिना जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में आपको मिलता है वो है बीट्स का। टू वेव्स विद स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। एक स्पीकर से एक साउंड प्रोड्यूस होता है एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है 10 हर्ट्ज। 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब है 10 नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट सेकेंड। एक दूसरे स्पीकर से एक और वेव सेम टाइम के ऊपर प्रोड्यूस होती है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 12 हर्ट्ज, यानी 12 नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट सेकेंड। तो ये दोनों वेव्स आपस में मिलके एक नई वेव प्रोड्यूस करेंगे, जो कहीं पर तो मैक्सिमम होगी और कहीं पर उसकी वैल्यू जो सी है वो मिनिमम। तो आप नई प्रोड्यूस होने वाली वेव को बोलेंगे कि ये आपके पास बीट है, क्योंकि इन दोनों की फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंस है। वो डिफरेंस आपके पास कितना है, वो है 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2 हर्ट्ज का। तो जब आपके पास दो ऐसी वेव्स मिले जो स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में है, उनके दरमियान बहुत कम सा डिफरेंस है लेकिन उनका डायरेक्शन सेम है, तो वो आपके पास क्या कहलाएंगी, बीट्स कहलाएंगी। अच्छा स्टूडेंट, तीसरी जो टाइप है आपके पास वो स्टेशनरी वेव की है। अगर दो इक्वल फ्रीक्वेंसी की वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई एक दूसरे के साथ मिले तो वो वेव्स आपके पास कहलाएंगी स्टेशनरी वेव्स। ये तीनों टॉपिक इस चैप्टर में आगे आने वाले लेक्चर के अंदर बड़ी डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कशन किए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आप इन लेक्चर्स को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नए आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें आप साथ मिल सकेंगे। उन लेक्चर्स में इन टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से वेल एक्सप्लेन किया गया है। अब आप आगे चलें। अगर एक से ज्यादा वेव्स हो तो भी उनका बेसिक प्रिंसिपल सेम रहेगा, ठीक है। एन नंबर ऑफ वेव्स आ जाए तो रिजल्टेंट वेव जो सी है वो क्या रहेगी स्टूडेंट, वो अलजेब्रिक सम रहेगी ऑफ ऑल द डिस्प्लेसमेंट। अगर मेरे पास एक, दो, तीन या एन नंबर ऑफ वेव्स मौजूद हैं, वो सारी सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई आपस में मिल रही है, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो उन तमाम वेव्स के एम्पलीट्यूड के सम के इक्वल होगा। और अगर वो डिफरेंट फेज से मिल रही हैं तो उनका रिजल्टेंट तमाम फेज के सब्ट्रैक्शन के इक्वल आएगा। तो इसको आप कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। जो पहले आपने पढ़ा वो प्रिंसिपल था सुपरपोजिशन फॉर टू वेव्स, और ये आपके पास है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर एन नंबर्स ऑफ वेव्स। अब स्टूडेंट, लास्ट में सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की एप्लीकेशन का एक टॉपिक है। ये टॉपिक इस तरह तरतीब में लिखा गया है, इसको सबसे पहले आप नेक्स्ट स्लाइड पे यहां इस डायग्राम से समझ लें। एक हेडफोन में बहुत ज्यादा सारे माइक्रोफोन्स होते हैं। वो माइक्रोफोन्स जब सिग्नल को एक्सेप्ट करते हैं तो स्टूडेंट सिग्नल को एक्सेप्ट करने के बाद वो उन माइक्रोफोन सिग्नल्स को एब्जॉर्ब करके एम्पलीफायर को भेजते हैं और एम्पलीफायर से प्रोसेसिंग यूनिट में भेजते हैं। प्रोसेसिंग यूनिट कुछ इस तरह की एबिलिटी रखता है माइक्रोफोन की कि वो साउंड्स को डिफरेंशिएट करता है। जैसे अगर आपने म्यूजिक लगाया हुआ है तो उस म्यूजिक को आप रिकॉर्ड करते वक्त ये प्रोसेसिंग यूनिट ये देखेगा कि क्वालिटी साउंड कौन सा है और नॉइस वाला साउंड कौन सा है, और फिर ये प्रोसेसिंग यूनिट एक सिग्नल भेजता है इस एम्पलीफायर को। ये एम्पलीफायर बदले में एक एंटी नॉइज सिग्नल जनरेट करेगा। ये सिग्नल
आपके नॉइस के सिग्नल के बिल्कुल ऑपोजिट होगा। मतलब अगर आपने एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, जैसे मेरे पीछे से एक नॉइस की आवाज आती है, वो आवाज ये प्रोसेसिंग यूनिट पिक करेगा और उस आवाज की क्रस्ट के बदले में ट्रफ वाली वेव एक प्रोड्यूस करेगा, और ट्रफ के बदले में क्या होगा, क्रस्ट प्रोड्यूस होगा। तो इस सिग्नल के टोटली ऑपोजिट एक एंटी नॉइज सिग्नल जनरेट किया जाएगा, किसकी वजह से, एम्पलीफायर की जानिब से। और ये दोनों वेव्स आपस में क्या करेंगी, सुपर इंपोज होंगी, और सुपर इंपोज होकर एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देंगी, और आपको हेडफोन के अंदर जो आवाज सुनाई देगी वो ज्यादा क्लियर और लाउडर सुनाई देगी। अक्सर स्टूडेंट आप इस बात को सुनते हैं कि एंटी नॉइस जो सा है वो माइक रिकॉर्डिंग वाले लेके आए जाए, या एंटी नॉइस माइक्रोफोन लेके आए जाए। तो बेसिकली उसमें इस्तेमाल होने वाला जो बेसिक प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स होता है। तो अब इस डायग्राम से मैं इस उम्मीद के साथ कि ये कॉन्सेप्ट आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आप अब इसकी रीडिंग को देख लें। हेडफोन कंटेन्स वन और मोर माइक्रोफोन्स। हेडफोन एक और से ज्यादा माइक्रोफोन रखता है दैट कैप्चर एम्बिएंट नॉइज, जो आपके बैकग्राउंड में आने वाला नॉइस है वो उसको कैप्चर करता है। रिजल्ट में क्या करते हैं, माइक्रोफोन एक साउंड सिग्नल सेंड करता है एम्पलीफायर को प्रोसेसिंग यूनिट की मदद से। दिस प्रोसेसिंग यूनिट जनरेट्स एन एंटी नॉइज सिग्नल। ये प्रोसेसिंग यूनिट एक एंटी नॉइज सिग्नल जनरेट करता है जो आपके नॉइज सिग्नल के बिल्कुल क्या होता है, ऑपोजिट होता है, एम्पलीट्यूड में भी और वेव में भी। ये दोनों सिग्नल्स, एक एंटी नॉइज सिग्नल और आपका एम्बिएंट साउंड, मिलते हैं अलोंग द डिजायर्ड ऑडियो, उस ऑडियो के साथ मिलते हैं। वो ऑडियो भी साथ में चल रही होती है जो आप सुनना चाह रहे हैं, और एंटी नॉइज सिग्नल एम्बिएंट नॉइज के साथ मिलके उसके असर को क्या करता है, कैंसिल करता है, और इस तरह से आप लोगों को एक क्लियर म्यूजिक सुनने को मिलता है। तो यहां पर जो बेसिक फिनोमिना स्टूडेंट्स आपको समझाया गया है वो बुनियादी तौर पे नॉइस कैंसिलेशन का है। तो नॉइस कैंसिलेशन के प्रोसेस में भी इस्तेमाल होने वाला जो बुनियादी प्रिंसिपल है आपके पास वो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स है। आखिर में ये पैराग्राफ में स्टूडेंट वो आपको ये बताता है कि ये एग्जांपल बहुत सिंप्लीफाइड है। हेडफोन्स नॉइस कैंसिलिंग के हवाले से बहुत जदीद किस्म के आ चुके हैं, जो जदीद एल्गोरिदम और मल्टीपल माइक्रोस्कोप फोन्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो तमाम के तमाम जितने मर्जी जिद्दत इख्तियार कर दें, उन सब का जो बेसिक फाउंडेशन प्रिंसिपल है वो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ही रहेगा। वो में नॉइस के अगेंस्ट एक एंटी नॉइस सिग्नल जनरेट किया जाएगा, और वो दोनों मिलके एक दूसरे के असर को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर से सिर्फ इतना ही। ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड